अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर इसका है 116। तो शिक्षक का क्वेश्चन नंबर 116, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021, which among the following is the most peaceful region in the world? Option A is Africa, and option B is Europe, and option C is Australia, and option D is South America. Sir, option B is the right answer for this question. Maybe you talked about India. So earlier in 2021 में जो इंडिया की रैंक थी वो आपका 138 थी इंडियन ग्लोबल पीस इंडेक्स। अब जो 2022 में हो गई है आपके 135। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन आपको दिए गए हैं। तो कौन सा क्या है असर्शन रीजन? गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स 1 and 2 और गिवन बिलो तो असर्शन क्या दिया हुआ है? ह्यूमन बॉडी synthesize all the vitamins required by it. Reason is vitamins are essential for a proper growth of body. तो एक्चुअली हर तरह की जो विटामिन होती है वो बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं विटामिन जो होते हैं आउटर सोर्स से खाते हैं। जैसे विटामिन ए के लिए हमें कैरेट चाहिए, खाते हैं। कहाँ से मिलती है आपको? कैरेट से विटामिन ए मिलती है। तो इस तरह की जो हुई होंगी से आया तो विटामिन ए जो भी है, विटामिन डी जैसे है वो आपको सनलाइट से मिलती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो विटामिन हर तरह की जो विटामिन का सिंथेसिस बॉडी में नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। और विटामिन आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी पार्ट्स। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है आपका सही है। तो विटामिन जो होती हैं वो बॉडी ग्रोथ के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है और रिक्वायर होती हैं। शेयर ऑप्शन दिया गया है आपको। पहला ऑप्शन क्या है? बोथ ए एंड बी यानी असर्शन एंड रीजन आर इज करेक्ट एंड आर रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड ऑप्शन बी बोथ assertion and reason are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. So, but I told you the assertion is false, so reason is right. So option D is the right answer for this question. So next question हम लोग बात करते हैं 2118 क्वेश्चन आपका है। सुगम्य भारत अभियान सुगम्य भारत अभियान इज एसोसिएटेड विद, तो इसको ये बोलते थे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन शुरू किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2015। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या दिया? डिसेबल्ड पर्सन, चाइल्ड हेल्थ केयर एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एम्पावरमेंट, एंड ऑप्शन डी क्या है? अंडर प्रिविलेज्ड व्हीकल्स। तो हियर ऑप्शन इज राइट। जैसे कि एयरपोर्ट्स में आपने देखा हो या जैसे रेलवे स्टेशन पर आपने क्या है एस्केलेटर हर जगह लगभग जगह पे लगा रही गवर्नमेंट। तो ये क्या है इसका पार्ट सुगम्य भारत अभियान या एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन कब आया था? 2015 में 2015। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप पढ़ते हैं 119 विद रेफरेंस टू द इलेक्ट्रिक potential which of the following statement is correct? So it is a scalar quantity and it is a vector quantity. So a electric potential is a scalar quantity. So option A is right for this question and vector quantity not. So option A is right. Scalar quantity which है quantity scalar quantity कैसे कहते हैं अगर आपको देखना चाहोगे जो है which have magnitude, a quantity which have magnitude उसको बोलेंगे scalar quantity। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा और प्लस डायरेक्शन भी होगा। जैसे स्केलर क्वांटिटी एग्जांपल क्या होगा? स्पीड, बट अगर वहीं वेलोसिटी क्या होगी आपकी? वेक्टर होगी। तो वेलोसिटी का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी और टाइम तो सेम रहेगा और सेम रहेगा। स्पीड आएगा तो डिस्टेंस आएगा, तो डिस्टेंस क्या आपकी स्केलर क्वांटिटी है और टाइम तो सेम ही रहेगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं यहाँ से 120
Here one side the state of India and highest peak भी दिया गया है, वो एक तरफ क्या दिया गया स्टेट्स की, इंडियन इन स्टेट दिया गया है और उनका हाईएस्ट पीक दिया गया है। तो जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु का जो हाईएस्ट पीक आपका कौन सा है देखना है। तो जैसे पहला तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक कौन सा है आपका, दोदा बेटा है। ठीक है, राजस्थान में क्या है, अरावली रेंज पाई जाती है, तो अरावली रेंज में कौन सी हाईएस्ट पीक है, ये आपका गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है, जहाँ पे क्या है माउंट आबू, जो आपका माउंट आबू के लिए स्टेशन भी वहीं पर है। और जो क्या बचा नागालैंड, नागालैंड में कौन सी है, सरामती, जो हाईएस्ट पीक है नागालैंड की। एंड लास्ट एमपी बचा, यानी धूपगढ़ की एमपी की हाईएस्ट पीक है। तो आप ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं, फर्स्ट का 4 यानी 4 3 2 1। ओके, तो क्या होगा ऑप्शन 4 3 2 1 जिसमें भी दिया होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। So option D is the right answer. Next question 121. A non-renewable source of energy is, तो बात कर रहा है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, सोर्सेस क्या होते हैं जिनको रिकवर दोबारा से नहीं किया जा सकता, वो है नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं, और या इन्हीं को बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स या ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो ऑप्शन है आपका क्या, ऑप्शन में आपका दिया है सोलर एनर्जी, पेट्रोलियम, विंड एनर्जी एंड बायोमास। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन आपका पेट्रोलियम जो है एक बार अगर एग्जॉस्ट हो गया तो वो आपको दोबारा मिलेगा नहीं, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या है ये पेट्रोलियम। अगर सोलर एनर्जी के आज यूज कर ली तो कल भी सन निकलेगा तो एनर्जी मिलती रहेगी। विंड एनर्जी आज हवा चल रही है, जो भी हम एनर्जी कैप्चर कर पाए कल भी हवा चलेगी, तो ये क्या है, ये सारी क्या है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, यानी कि एनवायरमेंट में भी कोई इनका फर्क नहीं पड़ता और ये नॉन एग्जॉस्टेबल है, जैसे कहने का मतलब ये ठीक है। क्योंकि पेट्रोलियम से भी क्या होता है, पेट्रोलियम एनर्जी से जब यूज करते हैं तो उसमें पोल्यूशन बढ़ता है, यानी CO2 रिलीज होगी, जैसे कास्ट से सल्फर SO2 गैस भी रिलीज होती है, इस तरह के जो कंटेंट है एटमॉस्फेयर में जाएंगे, जिससे क्या होगा पोल्यूशन भी होगा और दोबारा से रिकवरी नहीं होगी, इस तरह से कैसा। तो 121 है, अमंग द फॉलोइंग कंट्री इंडिया ट्रेड बैलेंस सरप्लस is maximum with which country in 2019 and 2020। ट्रेड सरप्लस मतलब क्या होगी, जैसे इंडिया ने ट्रेड किया और इंडिया ने एक्सपोर्ट किया कितने का, $100 का, और वहीं से अगर इंडिया वहां से मंगा रही है सिर्फ $80 का, तो इंडिया क्या है, ट्रेड क्या है, सरप्लस होगा इंडिया का इस कंडीशन में, कितने डॉलर का, तो ये $20 का सरप्लस हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ट्रेड सरप्लस है इंडिया। और ट्रेड डिफिसिट क्या हो कि हम इंडिया जैसे एक्सपोर्ट कर रही $100 और इंपोर्ट करे $120, तो $20 क्या होगा, डिफिसिट होगा। तो ऐसा पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको 2019-20 में भी इंडिया का ट्रेड सरप्लस मैक्सिमम रहा। तो ये ऑप्शन आया आपका USA, चाइना, जापान और UAE। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि इंडिया का जो मैक्सिमम ट्रेड सरप्लस है किसके साथ है आपका, USA के साथ है, और जबकि मैक्सिमम ट्रेड डिफिसिट किसके साथ, तो वो आपको मैक्सिमम ट्रेड डिफिसिट चाइना के साथ है। अभी भी वो चाइना के साथ बरकरार है और USA के साथ इस साल भी हमने अब तक का मैक्सिमम वैल्यू वाइज ट्रेड किया हुआ है। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन विच ईयर PC होता कमेटी वाज फॉर्म, यानी इन विच ईयर कौन से साल में PC होता कमेटी बनी थी। ठीक है, इन विच ईयर PC होता कमेटी वाज फॉर्म्ड। तो ये इनका ईयर दिया हुआ है, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के लिए बनाई गई थी PC होता कमेटी इन 2003, इन 2004 एंड 2005 एंड 2006। ये कंपनी थी, ये 2004 में एक PC होता कमेटी बनाई गई थी जिसने सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म करने के लिए आई थी। जैसे बोहरा कमेटी आपने सुना होगा, बोहरा कमेटी अभी कुछ दिनों में बहुत चर्चा में थी। तो बोहरा कमेटी किसके लिए है, पुलिस रिफॉर्म के लिए। ये जो कमेटी है बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब आगे क्वेश्चन क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट का ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेयर, यानी कि जो कार्बन क्रेडिट है, तो 1 कार्बन क्रेडिट बराबर होता है 1000 टन ऑफ CO2।
के बराबर की वैल्यू होती है 1 कार्बन क्रेडिट। छह ऑप्शन दिया गया आपको। ऑप्शन ए अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो, क्योटो प्रोटो एंड मॉन्ट्रियल एंड क्योटो प्रोटो मॉन्ट्रियल और मॉन्ट्रियल हो गया, क्योटो प्रोटो दिया, अर्थ समिट दिया और G8 समिट हेलिंगटन। So here option A B is the right answer for this question। यानी कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो किसमें दिया गया है? क्योटो प्रोटोकॉल में। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1997 में आया था। रियो डी जेनेरियो कब हुआ था? यानी अर्थ समिट को 1992 में। तो जो आउटकम था, इसी का आउटकम जो होता था एजेंडा 21, आपने सुना होगा एजेंडा 21 किसका आउटकम है? अर्थ समिट। ये रियो डी जेनेरियो कहाँ पर? ब्राजील में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पे आपको हुआ था? जापान में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट, किसके लिए? ओजोन के प्रोटेक्शन के लिए जो पहली बार कोई कमेटी बनी या प्रोटोकॉल आया था तो 1987 में आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किसके लिए? ओजोन प्रोटेक्शन, O3 प्रोटेक्शन के लिए, ओजोन प्रोटेक्शन के लिए क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये कब आया था? 16 सितंबर को आया था। इसलिए हम लोग वर्ल्ड 6 ओजोन डे भी मनाते हैं 16 सितंबर। 16 सितंबर 1987 को आया था क्योटो प्रोटोकॉल और इसी वजह से 16 सितंबर को हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच रेफरेंस टू सातवाहन रूलर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। से स्टेटमेंट 1 दिया गया आपको। सातवाहन किंग वर द नर्चर्स ऑफ प्राकृतिक लैंग्वेज। जो क्या करते हैं? प्राकृतिक लैंग्वेज का भी इन्होंने नर्चर किया गया है, मतलब ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट गॉट मोर इनकरेजमेंट ड्यूरिंग सातवाहन। यानी कि पब्लिक एस्पेक्ट का जो था, मतलब आर्ट जो बन रही थी उसमें पेंटिंग जो हो रही थी वो जनरल पब्लिक कॉमन पीपल के एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताया जा रहा था, या उनको पेंट के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है या आर्ट के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। तो जो उनका इनकरेजमेंट इन्हीं के पीरियड में सबसे ज्यादा मिला। कहने का मतलब ये, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। और सो ऑप्शन बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस। और फाउंडर कौन है? सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर है आपके सिमुक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं अब फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो 126। Which of the following types of glass can be cut off ultraviolet? यानी कि किस तरह का जो ग्लास है वो अल्ट्रावायलेट रेस को भी कट कर सकता है, यानी कि अपने से वो पार नहीं होने दे सकता, ऐसा कहने का उनका चाह। तो ऑप्शन ए क्या है आपका? सोडा ग्लास, पायरेक्स ग्लास एंड जेना ग्लास एंड पुक्स ग्लास। So your answer is D. Purush glass is the right answer for this question. So now we are moving to further the next question. Which of the following is not correctly matched? यानी कि उसमें क्या दिया? लोकल प्रिंट्स के नेम दिए गए, उनको प्लेसेस में दिए गए। तो ऑप्शन ए में दिए गए लिवेची बेंड। लिवेची बेंड ये क्या है? हॉट बेंड है। कहाँ पे पाई जाती है? स्पेन। यानी कि ये आपका पहला तो सही है। जैसे पूछ रहा है नॉट करेक्ट, ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना रहेगा कि कौन सा पूछ क्या रहा है, गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। सो हम मूव करेंगे आगे से। तो इसके बाद अब क्या है बचा है? अब देखें ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ब्रिक फील्डर्स। ब्रिक फील्डर क्या है? हॉट विंड्स है, ये भी कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, यानी ये भी करेक्ट है। ब्लैक रोलर भी कहाँ पाई जाती है? ये भी नॉर्थ अमेरिका में हॉट विंड पाई जाती है। और सामल जो है ये ऑस्ट्रिया में नहीं पाई जाती, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यानी कि दिस ये जो स्टेटमेंट है आपका वो रॉन्ग, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाई जाती। ये कहाँ पे पाई जाती है? अफ्रीका, सॉरी सऊदी अरबिया या ईरान के रीजन में पाई जाती है। सऊदी अरबिया, ईरान वगैरह रीजन में ये सब पाई जाती है बॉम्ब विंड्स। तो इसलिए ध्यान रखना है। फिर आगे दिया गया है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो इसमें क्या दिया गया? वन साइड में स्टेट्स का नाम दिया गया है और उनमें कितनी कितनी राज्यसभा की सीट्स उसके बारे में दिखाया गया है। तो आपको मैचिंग करना है आप, ठीक है? तो वो मैचिंग करना है आपको। तो सबसे ज्यादा सीट किसमें है आपकी? इसमें आप देखोगे तो राजस्थान में है
10 सीट्स हैं किसमें, राजस्थान में। ऑप्शन ए में दिया है राजस्थान में कितनी सीटें हैं, 10 सीटें। ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका, बी में कितने, यानी गुजरात किया है, गुजरात में कितनी सीट है, गुजरात में आपकी कितनी सीट है, 11 सीट्स हैं गुजरात में। कितनी सीट, 11 है गुजरात में। राजस्थान में कितनी है, 10। कर्नाटका में कितनी है आपकी, 12 सीट कर्नाटका में। यानी पंजाब में कितनी है सीट्स, 7। सो अब आप मैचिंग कर दो, ए का फर्स्ट है, बी का 3 है, सी का 4 है, यानी कि 1 3 1 3 4 2। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ, हु among the following director won the Oscar award for best motion picture of 2021 for the movie Nomadland। तो जो 2021 में नोमैडलैंड थी, इसने 93rd जो ऑस्कर अवार्ड जीता था। ठीक है। और इसके जो डायरेक्टर कौन से, ऑप्शन में दिया क्लोज हाउ, एमिराड फेनर एंड ली इसाकजुंग एंड थॉमस विंटरबर्ग। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी क्लोज हाउ को जो मिला था बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। यानी कि इसमें क्या दिया गया है, प्लेसेस दिए गए हैं और ट्राइब्स दिए गए हैं। लॉ पूछा गया नॉट करेक्ट, जो कोई यहाँ पर मेंशन नहीं मैच कर रहा है। ठीक है। सो प्लेसेस में क्या है, पहला ऑप्शन दिया गया है अलास्का। अलास्का जो पार्ट कहाँ पे पाया जाता है, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। तो अलास्का में कोरिया कहाँ पाया, कोरिया जो है अलास्का में नहीं पाया जाता, कोरिया पाए जाते हैं साइबेरिया में। कौन से, ईस्टर्न साइबेरिया के रीजन में पाए जाते हैं। तो यानी कि जो पहला स्टेटमेंट आपका जो होगा वो गलत हो गया, उनका ऑप्शन हो गया ए। बोर्नियो में पूनम पाए जाते हैं, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी में गया अरब डेजर्ट में रुवाला, एंड ऑप्शन डी स्वीडन एंड फिनलैंड में लैप पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं फर्दर। ठीक है। इसमें कुछ दिया गया, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर, कुछ कमेटीज के नाम दिए गए हैं और उनके ईयर्स के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल में कौन सी कमेटी कब बनी। तो जो पहली कमेटी लिखा है क्या है, अशोक मेहता कमेटी। ये कब फॉर्म हुई थी, 1977 में बनी थी अशोक मेहता कमेटी। एंड बी आर बलवंतराय मेहता बनी थी आपकी 1957 में बनी थी। एल.एम. सिंघवी जो कमेटी बनी थी 1986 में बनी थी। एंड जी.बी. की राव कमेटी बनी थी 1985 में। अब इसके कोड के हिसाब से आप मैच कर सकते हो। तो पहला सबसे पहले कौन सी है आपकी, 3142। तो ऑप्शन ऊपर दिए गए राइट हैंड साइड में आप पहुंचे, तो ऑप्शन क्या, 3142। सो ऑप्शन इज दिस। So option B is the right for answer for this question। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। The function of State Public Service Commission of Uttar Pradesh can be extended by, यानी कि जो यूपी मतलब स्टेट पब्लिक यूपीपीएससी का जो है लोक पास आयु उत्तर प्रदेश लोक संघ सेवा आयोग जो है, उसके कार्यों को या उसके फंक्शंस को कौन बढ़ा सकता है, उसका कहने का मतलब ये है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर बढ़ा सकते हैं, ऑप्शन बी में दिया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, एंड ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट, एंड ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर। सो यार ऑप्शन बी में इज द राइट आंसर, यानी कि कोई भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो ही अपने स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के जो फंक्शन है या कार्य है उनको बढ़ा सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेवेंट असर्शन रीजन आपको दिया गया है। यानी तिस्ता वाज अर्लियर द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नाउ इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो पहला क्या है, तिस्ता रिवर कहां से ओरिजिनेट हुई थी, सिक्किम से। तो अर्लियर ये क्या थी, गंगा की ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी, अब किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई है, ब्रह्मपुत्र। ओके। सो रिवर जो है कैप्चरिंग इज अ मेजर फीचर ऑफ हिमालय। ठीक है। तो ये हिमालयन रिवर का मेजर फीचर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। सो यार ऑप्शन A is the right answer for this question। So both statements are correct and the reason also correct। So both the statement is right। So next question is, the primary duty of Finance Commission of India
इज। तो फाइनेंस कमीशन जो है उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है वो कहना चाहता है, यानी ड्यूटी क्या होती है। तो ऑप्शन ए में क्या है, टू गिव रिकमेंडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज between union and states. Option B is to prepare the union annual budget. Option C is to advise the president on financial matter, and option D is to allocate funds to various ministries and departments of the union and state government. Here option A is the right answer. यानी प्राइमरी फंक्शन जो है आपका फाइनेंस कमीशन का क्या है कि रिकमेंडेशन देना और स्टेट और यूनियन के बीच में जो भी टैक्स शेयर या रेवेन्यू है उसको कैसे बांटना है, वो आपका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जब ये आ गया है तो फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अंडर आर्टिकल कौन से है आपका 280 आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हर 5 साल में इसको अपॉइंट किया जाता है। आपको 15th फाइनेंस कमीशन अभी काम कर रही है। अब इसके हेड कौन है, एनके सिंह। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। Which among the following labor related act have been amalgamated into the code on basis of 2019? तो अभी आपने रिसेंट सुना होगा बहुत सारे जो पुराने जो ऑब्सोलीट एक्ट हैं या लॉज हैं उनको मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है, हम रिवोक कर दिया, यानी कि रिमूव कर दिया गया। तो उसी को संबंध में काम करते हुए वेजेस के समय में या लेबर प्रोविजन के समय में 4, जब इसके पहले 44 लॉज हुआ करते थे या एक्ट हुआ करते थे, जिनको हटा के सबको कंबाइन करके इनकलकेट करके एक 4 लॉ बनाए गए हैं। तो उनमें से कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा लॉ है जो इसका पार्ट नहीं। तो यानी इस जो पहला एक्ट बनाया गया मिनिमम वेज एक्ट, तो ये तो इसका ही पार्ट है ही। एंड दूसरा क्या है, पेमेंट ऑन बोनस एक्ट, यानी कि ये भी सही है कि यानी कि कैसे काम कर रहे होंगे तो उनको पेमेंट जो बोनस का कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो भी इसका ही पार्ट बनाया गया, एक्ट को मर्ज किया गया है, समझ सकते हैं। और जो तीसरा एक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, तो ये जो एक्ट है ये आपका पार्ट नहीं, उसको अमलगमेट किया गया है। और इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, तो यानी कि किसको किसको अमलगमेट किया गया है। तो ये 3 जो पॉइंट है वो इसको नहीं किया गया, यानी कि 1, 2 and 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर विच अमलगमेट जिनको किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 36 पे। क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द कानपुर कॉन्स्पिरेसी। तो जो लोग, कौन से ऐसे बंदा है जो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो हुआ था उस पे एसोसिएटेड नहीं थे। तो ऑप्शन ए आपका मुजफ्फर अहमद, ऑप्शन बी है नलिनी गुप्ता, एंड ऑप्शन डी है शौकत उस्मानी, एंड ऑप्शन डी इज एम ए अंसारी। सो हियर एम ए अंसारी इज नॉट एसोसिएटेड विद कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। So option D is the right answer for this. And next we are going to further. As per the census 2011, estimates which one of the following is the most populous state in India. मोस्ट पॉपुलस स्टेट पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या है आपका, बिहार, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश, एंड ऑप्शन सी में महाराष्ट्र, एंड ऑप्शन डी में उत्तर प्रदेश। से अगर मोस्ट पॉपुलस स्टेट की बात करेंगे तो आपका क्या होगा, उत्तर प्रदेश। कितनी, अराउंड तो अब तो 22 करोड़ के आसपास एस्टिमेशन आ रहा है। अब देखिए जब इससे नए सेंसस के डाटा जब आएंगे तब तो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर, यूपी में है, फिर एमपी में है, यानी कि पहले में ये होगा, दूसरे में महाराष्ट्र होगा, तीसरे में पॉपुलेशन वाइज क्या है, बिहार। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन फिर हम फर्दर चलते हैं। ठीक, तो अगर यू एरिया वाइज कहते हैं यूपी के रैंक, तो क्या है, एरिया वाइज यूपी के रैंक 4th है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी कुछ साइड में दिए गए सब्जेक्ट और रिलेटेड उनसे आर्टिकल्स दिए गए। तो जो पहला सब्जेक्ट है क्या है, द सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, किसमें दिया गया है, आर्टिकल 50। तो यानी कि स्टेटमेंट करेक्ट, सेपरेशन यानी कि आर्टिकल 15 में दिया गया है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। एंड ऑप्शन बी में क्या है, द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, इसमें दिया गया है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, आर्टिकल 46 में दिया गया। तो ये भी स्टेटमेंट आपका राइट है। फिर आगे तीसरा क्वेश्चन दिया गया, तीसरा सी ऑप्शन में क्या दिया गया है, द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंशन अंडर आर्टिकल 143A। तो दिस इज नॉट राइट बिकॉज ये
जैसे किसमें दिया गया आर्टिकल 43 एक जगह बी में दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, 43 ए में दिया गया है 43 जो ए है उसमें क्या किया गया पॉपुलेशन का जो पार्टिसिपेशन है यानी कि वर्कर का पार्टिसिपेशन किसमें होगा, वर्कर पार्टिसिपेशन किसमें दिया गया, वर्कर एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनके मैनेजमेंट में जो होगा वो किसमें दिया गया है, वो इसमें दिया गया आर्टिकल 43A। और जो शेड्यूल प्रमोशन कोऑपरेटिव सोसाइटी वो किसमें दिया गया है 143 आर्टिकल में और बी। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट और नॉट करेक्ट, सो ऑप्शन इज दिस। एंड आर्टिकल 14 क्या दिया गया है, आर्टिकल 40 में दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एनेबल देम टू सेल्फ गवर्नमेंट। सो ये भी सही है। कुछ और आर्टिकल्स की अगर बात करें बहुत कुछ चर्चा में रहते हैं। आर्टिकल 44 क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। आर्टिकल 47 है, क्या होता है, प्रोहिबिशन होता है किसका, इंटॉक्सिकेंट जो भी ड्रग्स है, इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स है उनको क्या करते हैं, प्रोहिबिट करता है। तो ये सब क्या दिए गए हैं, आर्टिकल 47 में दिया गया। फिर आगे चलते हैं। Which among the following are the India's permanent and operational research center? परमानेंट आपको ये ध्यान देना है कि परमानेंट तो बोला है, साथ साथ ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। ऑप्शन ए इज भारती एंड आर्या, ऑप्शन बी इज भारती एंड दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन सी इज भारती एंड मैत्री एंड ऑप्शन डी इज दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री। तो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर because in starting India had three missions of research station in Antarctica, but recently गंगोत्री है जो दक्षिण गंगोत्री आपका जो है वो कोलैप्स हो गया है और वर्किंग ओनली बचे हैं ये दोनों ऑपरेशनल। तो ठीक है, ऑपरेशनल दो ही बचे हैं, कौन कौन से, मैत्री और भारती। और जो दक्षिण गंगोत्री है वो क्या हो गया है, वो डिस्कोलैप्स हो गया है। फिर अब इसके बाद आगे बढ़ चलते हैं हम लोग फर्दर। तो वहाँ एक साइड में क्या दिया गया, नेम ऑफ प्लेयर्स का नाम दिया गया है और उन्होंने मेडल जो जीते कहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक 2020। तो जैसे पीवी सिंधु कौन सा मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल, तो ये सही है। ऐसा पूछा बीच में नॉट करेक्ट यानी कि जिन्होंने जो मैचिंग दी गई है वो सही नहीं दी गई है। ठीक, सो ऑप्शन बी में क्या दिया, बजरंग पुनिया, इन्होंने क्या जीता, सिल्वर मेडल लिखा हुआ, तो सिल्वर नहीं जीता, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल ही जीता है। ठीक है, क्या जीता इन्होंने, ब्रॉन्ज। तो ऑप्शन बी ही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। किसमें जीता है मीराबाई चानू ने, वेट लिफ्टिंग में, और इन्होंने किसमें जीता, जेवलिन थ्रो। ठीक, बजरंग पुनिया ने किसमें दिया, रेसलिंग में जीता। पीवी सिंधु ने किसमें जीता, बैडमिंटन। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब इस तरह कह रहे हैं, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन कवर्ड अंडर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम रन बाय नीति आयोग अप टू जून 2021। तो जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम है इसमें ऑप्शन दिया गया है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी के इसके पार्ट है। ऑप्शन ए में क्या है 4, ऑप्शन बी में 6 एंड ऑप्शन डी सी में क्या है 8 एंड ऑप्शन डी में है 10। सो राइट आंसर इज फॉर दिस, कितने यूपी के डिस्ट्रिक्ट है 8। तो आप थोड़ा सा देख लेते हैं थोड़े से कुछ फैक्ट। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम है वो कब से शुरू हुई, 2018 में शुरू हुई थी। इसका क्या एम था या मोटो था आप कहने का, इसका सिर्फ मोटो ये था कि जो बहुत ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के उनमें आपस में कंपटीशन बनाया जाए, कॉम्पिटिटिव डेवलप किया जाए, कंपटीशन डेवलप किया जाए, ताकि हर स्टेट का जो मैनेजमेंट है या जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़े और इफेक्टिव लगे, ताकि वो भी एक डेवलप्ड जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं या डेवलपिंग स्टेट है उनको उनकी कैटेगरी में आ जाए। तो ऐसे इसको 3 कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है। परफॉर्मर स्टेज एक होता है, एक स्टेज में परफॉर्मर, दूसरा क्या है परफॉर्मर हो गया आपका, डेवलपिंग हो गया और एक हो गया डेवलप्ड। जो डेवलप पूरी तरह स्टेट हर चीज में हो जाएगा तो वो डेवलप्ड हो जाएगा स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, अब हम चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट।
तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट का जो है क्या करती है, डाटा रिलीज करती है, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन जो रिपोर्ट है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है 2021। ऑप्शन ए IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन बी है वर्ल्ड नेशन पॉपुलेशन फंड, ऑप्शन सी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एंड ऑप्शन डी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि वर्ल्ड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को जारी करता है। ठीक है, कुछ और इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन जैसे IMF दिया गया, तो IMF की स्थापना कब हुई थी, 1945। इनको किसकी वजह से हुई थी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की सहायता से। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल को हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। ठीक है, फिर इस तरह से UNDP की स्थापना कब हुई थी आपकी, तो ये सब देखने वाली चीजें रहेंगी। और UNDP का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में ही। ठीक है, और जो WHO इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। इसमें कुछ एक साइड में दिया गया है, टेक्स्ट की लिस्ट दी गई है, उसके साथ दूसरे साइड ऑथर दिए गए हैं। ठीक, तो पहले लिखा है रागमाला जो बुक लिखी है वो किसने लिखी है आपकी, रागमाला जो लिखी है पुंडरीक विट्ठल जी ने लिखी है। जो रागमाला बुक है वो किसने लिखी है, पुंडरीक विट्ठल। ठीक है, रसक कॉमेडी जो बुक लिखी हुई है किसने लिखी है, श्रीकांत ने लिखी है। रस कॉमेडी आप पढ़ेंगे इसको, रस कॉमेडी जो पढ़े होंगे, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, रस कॉमेडी जो लिखी है वो किसने लिखी है, श्रीकांता ने लिखी है। फिर आपका बचा राग विरोध किसने लिखी है आपकी, सोमनाथ जी ने लिखी है राग विरोध। एंड बचा क्या आपका चतुर्दांडी परीक्षा, ये किसने लिखी हुई है आपकी, बच्चे कौन से आपके, वेंकट रमन जी। सो आप मैच कर लीजिए, पहले का 3, दूसरे का और ए का 3, बी का 4, यानी कि 3, 4, 1, 2। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको, ऑप्शन ए। So here option A is the right answer for this. Next question is, with reference to the special address of President of India, which among the following president statement is correct? तो जो प्रेसिडेंट का स्पेशल एड्रेस होता है उसके बारे में पूछा गया क्या क्या प्रोविजन और दिए गए, तो 2 स्टेटमेंट दिए गए, तो हमें उनको पढ़ना है। The president enters the joint meeting of both houses of parliament at the commencement of the first session of the parliament after each general election to the House of the People and at the commencement of the first session of the each year। तो पहले कहने के बाद पहले से टेंशन क्या गया कि जो हाउस का जो कमेंसमेंट किया जाता है, जॉइंट सिटिंग मीटिंग बुलाई जाती है, उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे कब, जब पहली बार इलेक्शन होगा, इलेक्शन होकर लोकसभा के लोग आएंगे, और दूसरी बार हर साल जब पहली सेशन बुलाया जाता है, यानी कि बजट सेशन से पहले, तो उनको प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। तो यानी ये दोनों ही बातें जो कह रहे हैं वो करेक्टली स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट जो है सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द प्रेसिडेंट in his address inform the parliament of the cause of its summons। यानी इसमें कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट को ये कॉज बताना होगा कि उन्होंने किस लिए बुलाया, तो यानी कि ये भी सही है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया है ओनली 1 करेक्ट, ओनली बी करेक्ट, ओनली बोथ। तो ऑप्शन सी में क्या है, बोथ 1 and 2 करेक्ट, यानी दोनों ही करेक्ट। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। क्या दिया, which of the following organization has launched the Great Reset। तो ग्रेट रीसेट जो वर्ड लॉन्च किया था, किसने लॉन्च किया था, ये कहने का मतलब उनका है। तो ये जब कोविड-19 के दौरान जो चला था, इकोनॉमी बहुत डल हो गई थी, तो उसको रिकवर करने के लिए जो इनिशिएटिव लॉन्च किया था, किसने किया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया गया। तो ऑप्शन कहाँ पर दिया गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, और OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और ये UNCTAD। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में है आपको। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। द ग्लोब्स, a globe represent to which of the following। जो ग्लोब है माने कि लॉन्ग होती है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, टर्मिनल बर्ड्स, वो ऑप्शन ए क्या है, टर्मिनल बर्ड्स, एसेसरी बर्ड्स,
तीसरा क्या है, फ्लावर बर्ड्स एंड वेजिटेटिव। तो यार ऑप्शन क्या होगा आपका, ये फ्लावर होता है, जब आप देखते होंगे लॉन्ग को क्या होता है, फूल होता है, तो उसको जब पूजा के लिए भी होता है तभी यूज करते हैं, जैसे फूल आगे लगा होता है। तो ये क्या होती है, एक तरह से फूल होती है, इनको फ्लावर बर्ड्स बोलते हैं। अब आगे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो दिया गया है आपका, हेडलाइन इन्फ्लेशन refers to change in the value of all goods on the basket on which basis is the headline inflation measured। यानी जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो किस बेस पे मेजर करते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा ऑप्शन बी में दिया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, ऑप्शन सी में दिया गया है कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड ऑप्शन डी में दिया गया अर्बन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन किसमें किससे मेजर करते हैं, वो कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेजर करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है आपका, सीपीआई इसको शॉर्ट बोलते हैं, बेस ईयर 2011-12 है, और यही बेस ईयर किसका, होलसेल प्राइस इंडेक्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जिसमें असर्शन और रीजन दिए हुए हैं। तो पहला असर्शन में क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। यानी कि पहला कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो इसके क्वालिफिकेशन को डिटरमाइन करता है फाइनेंस मिनिस्टर के, फाइनेंस कमीशन के। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन वगैरह का जो पार्ट होगा वो कौन करता है, वो आपका पार्लियामेंट करती है, ठीक है। तो यानी कि जो रीजन असर्शन है वो क्या है आपका, रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट रीजन में क्या है, चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यानी कि जो ये तो सही है कि प्रेसिडेंट ही चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, यानी कि रीजन सही है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन आप चूज कर लीजिए। बोथ ए एंड असर्शन रीजन आर ट्रू, तो बताइए गलत है एंड रीजन करेक्ट, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी में क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी गलत हो गया। तीसरे में क्या है कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ये भी गलत हो गया। रीजन ट्रू है और लास्ट ऑप्शन बचा बस डी, तो इसमें लिखा क्या है कि असर्शन इज फॉल्स है और रीजन क्या है, ट्रू हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 49 में, इसमें दिया गया है कुछ स्कीम्स दी गई हैं और उनका ईयर ऑफ लॉन्च दिया गया। तो जैसे पहली स्कीम क्या है, स्कीम में ऑप्शन ए में आम आदमी बीमा योजना। तो आम आदमी बीमा योजना कब लॉन्च हुई थी आपका, 2007। कब लॉन्च हुई थी, 2007 में। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य बीमा योजना कब लॉन्च हुई थी, 2021 में। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब लॉन्च हुई थी, 2018 में, जैसे कि जो आयुष्मान भारत योजना का ही पार्ट है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016 में। तो आप मैच कर लीजिए, ए का 3, बी का 1 और आपका क्या सी का 4, यानी कि 3142। तो जो ऑप्शन क्या आएगा आपका राइट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 2021 पेपर का, जो 150th क्वेश्चन है, Who among the following never presided a session of Indian National Congress। यानी कि कौन सा ऐसा बंदा, ऐसा मतलब लीडर है जिन्होंने आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके सेशन को कभी हेड नहीं किया, प्रेसिडेंटशिप नहीं की। सो ऑप्शन में क्या दिया है, लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन सी है लाला गोपाल कृष्ण गोखले एंड ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। सो यार ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। एंड लाला लाजपत राय को साइड कब किया था, उन्होंने 1920 में किया था, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किया था, 1905 में किया था, बनारस अधिवेशन हुआ था जब। और सुभाष चंद्र बोस ने 2 बार किया, 1938 में किया था और 1939 में, जिसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो ये तो टाइम पीरियड का सुभाष चंद्र बोस ने किया। आई होप थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and I just want to share, like, comment and thank you, subscribe this channel and I hope you would like the sessions and we will meet further next question next time। अगली बार जब हम प्रेजेंट होंगे तो 2020 का पेपर लेके आएंगे आपके सामने, जो इसकी सीरीज चलेगी। और अभी बताया था हमने कि अगले कुछ समय में हम पॉलिटी का भी एक पार्ट करके आपका वीडियो शुरू करेंगे, तो आपको हमारा सपोर्ट बनाए रखिएगा। और धन्यवाद फॉर इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और समय अच्छा है रहेगा तो आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।